ब्रिगेडियर कोल दोपहर के बाद घर वापस आया था। आज उसके साथ एक के बजाय 2 ब्रीफकेस थे, जिसका मतलब ये था कि आज वो पहले से भी ज़्यादा मसरूफ़ था। मिस्टर कोल, इस सोसाइटी में तुम्हारे रैंक के 3-4 और ऑफिसर भी रहते हैं, लेकिन वो छुट्टी हमेशा घर वालों के साथ गुजारते हैं। आखिर तुम ऐसा क्या जॉब कर रहे हो? मिसेस कोल ने मामूल की बात कही। डार्लिंग, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश ना करना, वरना इंटेलिजेंस वाले मेरे साथ तुम्हें भी ले जाएंगे। कैसा रहा वो लड़का? क्या नाम था उसका? खन्ना, ब्रिगेडियर कोल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे तो माफ़ ही रखना, तुम्हारी साहबजादी उसे शादी के लिए पसंद कर चुकी है और ख़ासी सीरियस भी दिखाई दे रही है। उसे हमने आज डिनर पर बुलाया है। इंजीनियर है और ब्रिटिश भी। बच्चे का कैरियर बन जाएगा। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होगे, मिसेस कोल ने जले कटे लहजे में कहा। ओहो, एक तो तुम माँ बेटी मुझ पर हर वक्त शक क्यों करती रहती हो? भाई, मैं वो आदत छोड़ चुका हूँ। एनीवे, अगर राधिका ने उसे पसंद कर लिया है तो उसे काबू ही रखना और इधर उधर भी उसका तारुफ ना करवाते फिरना, ब्रिगेडियर कोल ने संजीदगी से कहा। मुतमिन रहो, इस मर्तबा बेबी को परेशान नहीं होने दूंगी, मिसेस कोल ने कहा। प्रदीप जानबूझकर 1 घंटा ताखीर से पहुंचा था। माफ़ कीजिए, एक फौजी घराने में वक्त पर ना पहुंचना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। पीसीओ से लंदन अपने पिताजी को फ़ोन करने गया था। वापसी पर टैक्सी ख़राब हो गई, फिर ट्रैफिक जाम हो गई। आई एम सॉरी। उसने तीनों के साथ हाथ बांधते हुए जय हिंद कहकर उनके जवाब से पहले ही कह दिया। ओह नो बेटा, ऐसी क्या बात है, यहाँ ऐसा हो ही जाता है। लेकिन बेटा, अगर तुम सिर्फ फ़ोन करने गए थे तो अच्छी बात नहीं। हमारे होते हुए तुमने ये जहमत क्यों की? मिसेस कोल ने उसे बड़ी शफीक नज़रों से देखते हुए कहा। इट्स ओके, प्रदीप ने कहा और राधिका के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। ब्रिगेडियर कोल ने उससे इंटरव्यू शुरू कर दिया। वो इससे बज़ाहिर लाताल्लुकी के अंदाज में बातें कर रहा था, लेकिन प्रदीप जानता था कि वो इसे परख रहा है और वो इस मैदान का पुराना खिलाड़ी था। उसने 10-15 मिनट ही में ब्रिगेडियर कोल को राधिका और उसकी माँ की तरह अपने बरतानवी शहरियत के हामिल इंजीनियर होने का कायल कर लिया था। ड्रिंक लोगे? अचानक ही मिसेस कोल ने सवाल दाग दिया। ओह नो, क्षमा कीजिए, मैं इस मामले में बड़ा बैकवर्ड हूँ। मुझे ड्रिंक की तरफ से माफ़ ही रखिए, उसने खसियाने से लहजे में कहा। अरे ये तो तुम्हारी ग्रेटनेस है, आई लाइक इट, मिसेस कोल के बजाय ब्रिगेडियर कोल ने जवाब दिया। थैंक यू सर, प्रदीप ने कदरे मुतमिन होकर कहा। ब्रिगेडियर कोल और उसकी बीवी जानबूझकर राधिका को उससे ज़्यादा गुफ्तगू करने का मौका दे रहे थे। मिसेस कोल किचन और ब्रिगेडियर कोल टीवी पर खबरें सुनने के बहाने से जल्द ही अलग हो गए, जबकि राधिका और प्रदीप आपस में बातें करते रहे। मैंने आज तुम्हारे लिए ख़ास तौर से खुद डिनर तैयार किया है। वेटर को तो एक तरह से छुट्टी ही दे दी थी, मिसेस कोल ने थोड़ी देर बाद कहा। थैंक यू मैडम, प्रदीप ने इंतहाई महज़्ज़ब अंदाज में जवाब दिया। डिनर का आगाज़ हस्ब तवक्के दोनों मियाँ बीवी ने वाइन के गिलासों से किया था। राधिका और प्रदीप उसमें शामिल नहीं हुए थे और राधिका ने ही डिनर डाइनिंग टेबल पर सजाया था। प्रदीप ने कमाल होशियारी से गुफ्तगू का रुख आर्मी और फिर मुतवक्के पाक भारत जंग की तरफ मोड़ा था। मुझे सियासत में तो कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन अखबारात का मुताला ज़रूर करता हूँ। ये आजकल जो आपकी जंगी मशकों ब्रास टैग का इतना हंगामा हो रहा है, इसकी वजह समझ नहीं आती। प्रदीप ने बिलाखिर ब्रिगेडियर कोल के सामने दाना फेंक दिया। फौजी मसले को हमारे लोगों ने खामखा सियासी मसला बना दिया, राधिका ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। लेकिन इसकी भी क्या ज़रूरत थी, जिस मुल्क का जीडीपी इतना शर्मनाक हद तक कम हो, जहां लोगों को ज़िंदा रहने के लिए अपने आप को हालात के सामने गिरवी रखना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आती कि वहां ऐसे बेतहाशा खराजात का क्या फ़ायदा। इतना खर्च तो शायद ब्रिटिश आर्मी ने भी जंगी मशकों पर नहीं किया। प्रदीप ने बात बढ़ाने के लिए बात की। भाई, हम दरअसल इस सारे टंटे को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं, कोल ने बिलाखिर कह ही दिया। क्या मतलब? राधिका ने हैरानगी से पूछा। ये रोज़ रोज़ की बक बक झक झक से तो एक बड़ी और आखिरी जंग ही बेहतर है, ब्रिगेडियर कोल ने कहा। बिल्कुल ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाकई मैं सोचता हूँ कि आखिर 1971 में इतना अहम मौका क्यों खो दिया, दोनों मुल्कों में से एक को। इतने में प्रदीप की बात ब्रिगेडियर कोल ने काट दी। माय बॉय, 1971 में हमने कुछ नहीं किया, बस हादसाती तौर पर सब कुछ हो गया।
वो तो इंदिरा जी थी जिन्होंने अपने पत्ते होशियारी से खेले और हमें फतह नसीब हुई। जहाँ तक वेस्ट फ्रंट की बात है तो ईमानदारी की बात यह है कि हम मगरबी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। यहाँ वो लोग बिल्कुल तैयार थे और ऐन मुमकिन है कि अगर हम इस तरफ जंग जारी रखते तो पांसा ही पलट जाता। खैर, बात कुछ भी रही हो, मेरे ख्याल से अब ये मसला ख़त्म होना चाहिए। प्रदीप ने बेजारी से कहा। अरे भाई, हम इसकी तैयारी तो कर रहे हैं। देखो, शायद अगले 1-2 माह में हम पाकिस्तानियों के सारे दांत ही निकाल दें। ब्रिगेडियर कोल ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। और यस, प्रदीप ने शानदार अदाकारी का मुजाहरा करते हुए कहा। थोड़ी ही देर बाद कोल इससे खुल गया। प्रदीप ने कमाल होशियारी से उसे वाइन के 2 डबल पैग खाने से पहले चढ़ा दिए थे और अब शायद उसे नशा होने लगा था। राधिका और उसकी माँ इस गुफ्तगू से खासी बोर दिखाई दे रही थी, लेकिन प्रदीप और ब्रिगेडियर कोल बड़ी गर्मजोशी से इसमें हिस्सा ले रहे थे। कोल ने नशे की हालत में तमाम एहतियात बलाए ताक रख कर प्रदीप के उन तमाम खदशात की तस्दीक कर दी थी जो पाकिस्तान में पाए जा रहे थे। मुख्तलिफ भारतीय अखबारात में शाये होने वाली खबरों के हवाले दे देकर प्रदीप ने उसके मुंह से बहुत कुछ उगलवा लिया था। मिसिस कोल तो अपने बेडरूम में चली गई थी, जबकि राधिका के लिए यहाँ बैठना अब मुश्किल हो रहा था। ओके डैड, आप दोनों ही बहस जारी रखें। मेरी दरख्वास्त पर आज रात मिस्टर प्रदीप हमारे मेहमान रहेंगे। अगर सुबह तक इस गुफ्तगू का कोई नतीजा निकल आए तो मुझे ज़रूर बता दें, राधिका ने जले कटे लहजे में कहा और पैर पटकती अपने बेडरूम की तरफ चली गई। इधर आ जाओ, मेरे कमरे में बैठकर गपशप करते हैं, ब्रिगेडियर कोल ने उसे अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहा। ओह क्यों नहीं सर, मैं आपके लिए काफ़ी ना बना लाऊं। प्रदीप ने अब मज़ीद वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं जाना था। भाई, मेहमान से काम करवाना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अरे सर क्या बात करते हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। यूँ भी मैं इंडियन नहीं हूँ, ब्रिटिश हूँ और वहाँ सारी ज़िंदगी अपना काम खुद ही किया है। इत्तेफाक से मैंने आपका किचन देख लिया है, उसने ब्रिगेडियर कोल की बात काटते हुए कहा। ओके, जैसे तुम्हारी खुशी, कोल ने कहा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। प्रदीप ने बावर्ची खाने का रुख किया और 5-6 मिनट बाद वो कॉफ़ी के 2 मग तैयार करके ले आया था। उसने ब्रिगेडियर कोल के लिए इसकी मर्ज़ी के मुताबिक ब्लैक कॉफ़ी तैयार की थी। अलबत्ता उसने मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस कॉफ़ी में अपनी जेब से निकालकर 2 छोटी छोटी गोलियां ज़रूर डाल दी थीं, जो अब कॉफ़ी का हिस्सा बन चुकी थी। ब्रिगेडियर कोल अपने कपड़े तब्दील करके आरामदेह कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था जब उसने कोल के सामने कॉफ़ी का मग रख दिया। थैंक यू, कोल ने कहा और मग उठाकर अपने होंठों से लगा लिया। उसे शायद गर्म कॉफ़ी पीने की आदत थी। आपका ज़ौक़ मुताला तो ज़बरदस्त है सर। मैं नहीं समझता कि हमारी आर्मी में आप जैसे इंटेलेक्चुअल भी होंगे। प्रदीप ने उसकी अना के गुब्बारे में हवा भरी। माय बॉय, अभी तुमने देखा ही क्या है, आधे पाकिस्तान को फतह करने की प्लानिंग तो अभी फाइलों में मौजूद है। ब्रिगेडियर कोल ने एक कोने में धरी मेज़ पर रखे हुए अपने ब्रीफ केस की तरफ इशारा किया। ओह माय गॉड, यू आर जीनियस सर, प्रदीप ने उसे फुलाया। उसने कॉफ़ी का मग 5-6 लंबे लंबे घूंट भर कर ख़त्म कर दिया था और बमुश्किल अभी उसे मेज़ पर रखा ही था जब उसके 14 तबक रोशन होने लगे थे। ये तुम क्या? उसकी बात नामुकम्मल ही रही। शायद बहुत सही अल असर बेहोशी की दवा प्रदीप ने इस्तेमाल की थी। इजी सर, इत्मीनान से, प्रदीप ने आहिस्तगी से कहा और ब्रिगेडियर कोल को ज़मीन बोस होने से पहले ही अपने मजबूत बाजुओं में थाम कर उसके बेड पर लटा दिया। अब वो बिल्ली की तरह से अपने पंजों पर चलता राधिका के कमरे की तरफ जा रहा था। राधिका के कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था। बेआवाज़ दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो राधिका ने करवट बदल कर उसकी तरफ देखा। इससे पहले कि वो उठकर खुद प्रदीप का इस्तकबाल करे, प्रदीप के हाथ में मौजूद छोटी सी शीशी से, जो बज़ाहिर लैवेंडर की शीशी दिखाई दे रही थी, खुशबू का फुवारा निकाला और राधिका के नथनों में जा घुसा। खुशबू क्या थी? जादू था। राधिका ने उसका कुछ और ही मतलब लिया, लेकिन उसे समझने या अपने जज्बात का इजहार करने के लिए चंद लम्हे ही मुयस्सर आए थे जब वो बिस्तर पर ही ढेर हो गई। आई एम सॉरी हनी, प्रदीप ने कहा और मुस्कुराता हुआ पंजों के बल बाहर आ गया। अब वो मलिका बेडरूम में दाखिल हो रहा था, जिसके अध खुले दरवाजे से मिसेस कोल के खराटे सुनाई दे रहे थे। शायद वो गहरी नींद सो रही थी। खुशबू के इस स्प्रे ने उसकी नींद मजीद गहरी कर दी। अब वो कदरे मुतमिन हो चुका था और अब ब्रिगेडियर कोल के कमरे से वो ब्रीफ के संभाल रहा था, जिसमें बकौल ब्रिगेडियर कोल के आधे पाकिस्तान की फतह का मंसूबा मौजूद था। उल्लू के पट्टे, तुम पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने नफरत से ब्रिगेडियर कोल की तरफ देखते हुए उसकी मेज़ के एक कोने में धरी चाबियों के गुच्छे से चाबी निकालकर ब्रीफ केस खोला। इसमें मौजूद एक फ़ाइल को खोलकर चंद लम्हों के लिए देखा और धड़कते दिल से इसे दोबारा ब्रीफ केस में बंद करके ब्रीफ केस समेत बाहर निकल आया।
बरामदे के कोने में लगे हुक से उसने राधिका की गाड़ी की चाबी निकाली और घर की सारी लाइट्स ऑफ करने के बाद कार को स्टार्ट करके बाहर आ गया। इत्मीनान से उसने बंगले का गेट बंद किया और गुनगुनाता हुआ कार में बैठ गया। चंद 4 मिनट बाद वो अपने फ्लैट के सामने मौजूद था। कार पार्किंग एरिया में खड़ी करके उसने फ्लैट से वो बैग उठा लिया जो पहले ही से तैयार था। ब्रिगेडियर कोल के ब्रीफ केस का सारा बोझ उसने इस बैग में मुंतकिल किया और कमरे में बिखरे असबाब का जायजा लेकर बाहर आ गया। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो दिल्ली की इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद था। गाड़ी उसने पार्किंग की बजाय जानबूझकर इस एरिया में खड़ी की थी जहां से अगले 15-20 मिनट बाद दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टर उसे उठाकर ले जाता। अपना बैग निकालकर उसने लापरवाही से दरवाज़ा बंद किया और डोमेस्टिक फ़्लाइट काउंटर की तरफ चला गया। दिल्ली से एयर इंडिया की नाइट कोच मद्रास जाने के लिए तैयार थी। अगर उसके पास फर्स्ट क्लास का टिकट ना होता तो शायद इसे सिक्योरिटी वाले लाउंज में ही ना घुसने देते। सर, ये आपका बोर्डिंग कार्ड। टिकट काउंटर पर खड़ी होस्टेस ने उसे कार्ड थमाया। थैंक यू। प्रदीप ने अपने पीछे नज़र डाली जहां बमुश्किल इकॉनमी क्लास की कतार में 3-4 मुसाफिर चांस लेने खड़े थे। फर्स्ट क्लास मुसाफिरों की बस में सवार होने वाला वो आखिरी मुसाफिर था। उसके जहाज में बैठने के बमुश्किल 15 मिनट बाद जहाज टेक ऑफ कर गया। रात की एक पहर बीत चुकी थी जब वो चेन्नई के हवाई अड्डे पर उतरा, जहां इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आमद का वक्त होने की वजह से लाउंज मुसाफिरों से खचाखच भरा था। लाउंज के बाहर बरामदे में आकर उसने फिर इंडियन एयरलाइंस के काउंटर की तरफ बढ़ना शुरू किया, जहां लखनऊ के लिए किसी लेट फ्लाइट का ऐलान हो रहा था। ये फ्लाइट जिसे शाम 6 बजे जाना था अब रात के 2 बजे जा रही थी। चंद लम्हे उसने रुक कर कुछ सोचा, फिर दिल ही दिल में इरादा करने के बाद किस्मत आजमाई के लिए काउंटर की तरफ चल दिया। फर्स्ट क्लास का एक टिकट। उसने सांवले रंग और तीखे नकूश वाली लड़की की तरफ मुस्कुराते हुए देख कर कहा। उसकी आंखों में नींद उतरने लगी थी। यस सर, बेफिक्र रहिए, आधा जहाज खाली है, उसने प्रदीप की शख्सियत से मुतासिर होकर कहा। टिकट लेकर करीबन वो भागता हुआ दोबारा लाउंज में दाखिल हुआ, जहां लखनऊ के जहाज का मुसाफिर जानकर उसे जबरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया, क्योंकि इसने सफर भी फर्स्ट क्लास से करना था। लखनऊ के हवाई अड्डे पर उतरने तक उसकी नींद पूरी हो चुकी थी। हवाई अड्डे से उसने लंदन के लिए कॉल मिलाई और दूसरी तरफ लाइन मिलने पर अपने किसी अंकल को बताया कि वो लखनऊ पहुंच चुका है, जहां खाला अम्मा से मुलाकात के बाद वापस जल्दी घर जाना होगा। दूसरी तरफ सामान की खबर पर उसने हाँ में जवाब दिया तो उसे वंडरफुल कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। अब उसे किसी भी होटल में कमरा लेकर होटल का नाम और कमरे का नंबर बताना था। ये मरहला भी अगले आधे घंटे में तय हो गया और सुबह होने के बाद वो अपने कमरे में लंबी तान कर सोया। होटल मेरिट इस शहर का शायद बेहतरीन होटल था। ठाकुर अमर सिंह के नाम से उसने यहाँ क्याम किया था और इसे सवाए अभी बमुश्किल 1 घंटा ही हुआ था जब सराहने रखी फ़ोन की घंटी बजने लगी। नींद से डूबी आवाज़ में उसने हेलो कहा। दूसरी तरफ लंदन वाले अंकल मौजूद थे। मुझे इल्म है तुम बेआराम हो रहे होगे, लेकिन मुतमिन रहो, दोपहर 12 बजे तक सोते रहो। इसके बाद रणबीर सिंह तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, सामान उसे दे देना। दूसरी तरफ से माजरत के बाद कहा गया। राइट अंकल, उसने कहा और फ़ोन रख दिया। आमद के 1 घंटे बाद ही जब उसके लिए लंदन से कॉल आई तो होटल इंतज़ामिया ने उसे फ़ौरन VIP समझ लिया। नींद अब उसे कहाँ आती। थोड़ी देर करवटें बदलने के बाद उसने बाथरूम का रुख किया और तैयार होने के बाद जब होटल के डाइनिंग हॉल में नाश्ते के लिए गया तो यहाँ खासी रौनक लगी हुई थी। नाश्ते से फारिग होकर वो दोबारा कमरे में आ गया, जहां उसे 12 बजे तक का वक्त गुजारना था। ये वक्त उसने टीवी देखने और अखबारात पढ़ने में गुजारा। ठीक 12:30 बजे रणबीर सिंह उससे मुलाकात के लिए पहुंच गया। ये भी उस जैसा ही नौजवान था जिसने ठाकुरों की तरह बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी और उससे कुछ ज़्यादा ही बारोब दिखाई देने लगा था। काउंटर से फ़ोन करने के बाद वो इस कमरे में आ गया जहां दोनों ने बगलगीर होकर एक दूसरे का इस्तकबाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही मरहले में कामयाबी नसीब हुई। उसने अपने बैग से फाइल और एक लिफाफा निकाल कर रणबीर सिंह की तरफ बढ़ा दिया। मुबारक हो दोस्त। रणबीर सिंह ने फाइल अपने हाथ में पकड़े ब्रीफ केस में बगैर देखे बंद कर ली। प्रदीप के साथ चाय पीने के बाद वो जिस तरह आया था उसी तरह इत्मीनान से चला गया। दम बरुखसत दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे से बगलगीर होते हुए एक दूसरे की खैरियत और सलामती से वतन वापसी के लिए दुआएं की थी।